जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर आज हम टीजीटी प्रीवियस पेपर नागरिक शास्त्र 2004 को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते समय हम प्रत्येक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जानेंगे ताकि आपकी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों बढ़ सकें और आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। वीडियो को आप लैंडस्केप मोड में देखिएगा तो आपको बेहतर दिखाई देगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान न्यायवादी, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री के विषय में ये सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका निर्वाचन होता है या उसका मनोनयन होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो बता देना, वो ये है कि आम चलन ये है, परंपरा ये बनी हुई है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लेकिन आप ये जान लें कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये भारत की संसदीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसके अलावा महान न्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका प्रोविज़न है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये इसके बारे में डिटेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती हैं इनके बीच में? केंद्र और इकाइयों के बीच, विधायिका के दोनों सदनों के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो हम ये जानते हैं कि सरकारों का जब हम डिवीज़न करते हैं तो एकात्मक और संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक सरकार, लोकतंत्रीय और अधिनायक तंत्रीय सरकार, ये सरकार के महत्वपूर्ण डिवीज़न हैं। जब शासन की सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में केंद्रित होती हैं तो ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। इसके विपरीत जब संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को संघ और उसकी इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है तो ऐसी सरकार को संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसकी कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो हम इसमें डिस्कस कर लिए कि केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ये विभाजन एक लिखित और कठोर संविधान द्वारा होना चाहिए। तीसरा, न्यायपालिका वहाँ पर स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसकी फीचर्स बनती हैं, वो है दोहरी नागरिकता हो सकता है। यद्यपि भारत में संघात्मक व्यवस्था है लेकिन यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। और जो संघ है वहाँ पर जो व्यवस्थापिका है उसका द्विसदनीय होना बहुत महत्वपूर्ण है और जो उसका उच्च सदन होता है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो संसदात्मक व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर ये है कि उस व्यवस्था में 2 प्रधान होते हैं। एक होता है नॉमिनल हेड जिसको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, एक होता है रियल हेड जिसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो जो रियल हेड है वही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है और वो होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सहित। इसीलिए इसको संसदीय शासन को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन या कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और यद्यपि जो राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में वहाँ का सम्राट है, उसके नाम पर ही सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसके नाम से ही सारे कार्य होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 ये कहता है कि संघ की जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ हैं उन सब का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। संघ के सारे कार्यकारी जो फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता?
अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर कि जो संसदात्मक व्यवस्था है उसका लक्षण होता है कि एक औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति या सम्राट राज्य का प्रमुख होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो भारत में एकात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, हम ये जानते हैं कि इनका जो चयन है वो यूपीएससी के माध्यम से संघ सरकार करती है। एकल नागरिकता है जो एकात्मक विशेषता की तरफ झुकाव रखती है। तीसरा, आपातकालीन प्रावधान, हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान बेसिकली संघात्मक संविधान है, लेकिन आपातकालीन समय में वो एकात्मक व्यवस्था में परिणत हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है। संसद सार्वभौम संस्था है। वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। राज्य का प्रधान लोगों के द्वारा चुना जाता है। विधायिका में 2 सदन होते हैं। तो विधायिका में 2 सदन होते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि अमेरिका में भी जो वहाँ की विधायिका है उसके 2 सदन हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो इसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है। संसद सार्वभौम संस्था है, ये ठीक बात है, लेकिन भारत में यदि हम देखेंगे तो संसद संप्रभु नहीं है, जबकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसका, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, तो ये संसदीय लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता है। इसकी 2-3 और विशेषताएं हम लोग गिना देते हैं। पहली विशेषता, 2 हेड होते हैं, मैंने बताया, एक नॉमिनल हेड और दूसरा रियल हेड। दूसरी विशेषता, वास्तविक जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति और प्रचलन में विधायिका के निम्न या लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। भारत के संविधान में अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये इसकी आवश्यक विशेषता है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से बनती है और उसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य नहीं है। मैंने अभी बताया था कि 2 प्रकार के राज्य हम बांट सकते हैं, एकात्मक राज्य और संघात्मक राज्य। यूएसए 1787 में संघात्मक राज्य बना, भारत 1950 में बना, ऑस्ट्रेलिया 1901 में बना, यूनाइटेड किंगडम एक एकात्मक राज्य है, वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था नहीं है। यूएसए जो है वो संघात्मक व्यवस्था का एक आदर्श मॉडल है और आधुनिक संघवाद का जनक भी है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको इस रूप में देखिएगा। यद्यपि भारत में जो यूनियन शब्द है, संघ शब्द है, वो हमने कनाडाई संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा। तो राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर वहाँ पर है जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था से संबंधित कोई प्रावधान आता है, यानी संघात्मक व्यवस्था संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसमें यदि कोई फेरबदल करना होता है तो उसके लिए व्यवस्था ये है कि जो संविधान संशोधन पारित होगा वह संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से होता है। तो चूंकि इसमें जो शक्तियों का विभाजन है, हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं शक्ति विभाजन को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच में। पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो जो विषय समवर्ती सूची में होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, यद्यपि अमूमन संघ का कानून ही प्रभावी होता है यदि दोनों सरकारें इस पर कानून बना देती हैं तो। लेकिन हम वहीं लौटते हैं, तो इसमें यदि कोई बदलाव करना है तो केंद्रीय जो संसद है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति जरूरी होती है। इसलिए हम इसमें ऑप्शन 3 को सही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। यद्यपि जो केसी बियर हैं उन्होंने भारत को क्वासी फेडरल कहा है। केसी बियर एक विद्वान है, लेकिन भारत के संविधान में भारत के लिए राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है और आर्टिकल 1 में ही ये कहा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। और इससे दो अर्थ निकलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये स्पष्टीकरण दिया था। इसके दो अर्थ हैं। पहला ये है कि जो भारतीय संघ है वो संघ और उसकी इकाइयों के बीच किसी करार या समझौते का परिणाम नहीं है। और चूंकि वो किसी करार या समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए जो संघ की इकाइयां हैं जिनको संविधान में राज्य कहा गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी सब, इनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हम ये जानते हैं कि भारतीय संघ में राज्यों का विलय जो हुआ है वो उनकी सहमति से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से हुआ है, एक विलय पत्र के माध्यम से हुआ है। इसलिए इनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो आयरलैंड का संविधान है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच एक जो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ मौलिक अधिकार एनफोर्सेबल हैं, बाध्यकारी हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी किया गया आदेश, एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम, एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में रिट निकालने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को है, जिसमें 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें बहुत साफ साफ सा दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। यद्यपि ये जो कहा गया कि किसी कार्य को रोकने के लिए जारी किया गया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार वो कई जो कार्य हैं उनको करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 3 ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारत का महान्यायवादी। तो इसमें ऑप्शन 1 ठीक है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रशासन करता है। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और बाकी में प्रशासक होते हैं। ये बहुत याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो ये अधिनियम शब्द यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है। कौन सा अनुच्छेद कहता है यह होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 83 है 83 में ये कहा गया है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चूँकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है, इसलिए ये एक स्थायी सदन है जो हमेशा बना रहता है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 3 ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, यानी उसका जो मूल पद है उपराष्ट्रपति, जब तक वह उस पद पर बना रहेगा तब तक वह राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी बना रहेगा। जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रह जाएगा तो वो राज्यसभा का सभापति भी नहीं रह जाएगा। उपाध्यक्ष का जहाँ तक मामला है तो उसको केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और वो सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु है 75, 70, 65, 62। तो इसमें 65 ठीक है। उच्च न्यायालयों का जहाँ तक सवाल है तो उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष में होती है। मूलतः जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 8 न्यायाधीश थे टोटल, 7 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। आजकल इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 30+1 यानी 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो गई है और इस सदस्य संख्या को बढ़ाने का अधिकार है भारतीय संसद के पास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र थमाता है तो उसकी सूचना वह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है और संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 315 में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है, राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि ऐसा जरूरी हो तो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है। तो इन तीनों की व्यवस्था कहाँ पर है? आर्टिकल 315 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। संसदात्मक व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है वो लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से, और इसका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये क्वेश्चन यद्यपि इतना स्पष्ट नहीं है, ये वित्त विधेयक के संबंध में पूछा गया सवाल है। जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा 14 दिन की अवधि के भीतर उसको वापस भेजना होता है। यदि वो वापस नहीं भेजती है तो जिस रूप में वो लोकसभा द्वारा राज्यसभा को भेजा गया था उसी रूप में उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन 3 ठीक होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो इस पर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। राज्यसभा अपनी सिफारिशों को भेज सकती है लोकसभा को और ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसकी सिफारिशों को स्वीकार करे या उसको अस्वीकार कर दे। यदि 14 दिवस के भीतर वो वापस नहीं भेजती है तो जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था वो विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। इसमें यदि हम लोक सदन और राज्यसभा का देखें, जो ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, वहाँ जो लोक सदन है वो वहाँ का पॉपुलर लोकप्रिय सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है वहाँ की संसद का, तो उसमें 1 महीने की व्यवस्था है, यानी राज्यसभा 1 महीने तक उस विधेयक को अपने पास रोक सकती है। लेकिन वहाँ भी यही व्यवस्था है कि यदि पारित नहीं करती है उसको 1 माह के भीतर या उस पर जो सुझाव दिए जाने हैं उनको नहीं देती है तो वो भी उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोक सदन ने राज्यसभा को भेजा था। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिकी कांग्रेस है उसके 2 सदन हैं, मैंने बताया, प्रतिनिधि सभा और दूसरा उच्च सदन है सीनेट। तो सीनेट की जो शक्तियां हैं इस मामले में बहुत विशिष्ट हैं, वहाँ पर धन विधेयक को भी दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, इसीलिए सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नई दिल्ली में है। हम ये जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी पीठ रख सकता है। पीठ कहाँ पर होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 23, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमति आवश्यक है, राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है। तो इसमें यह प्रोविज़न है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और चूँकि उसकी पूर्व सहमति से पेश किया जाता है इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर ही देता है, पहली बार में ही उसे करने होते हैं, उसे वापस नहीं भेज सकता। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 123 में ये प्रोविज़न है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह एक अध्यादेश निकाल सकता है, और ऐसे बहुत सारे अध्यादेश समय समय पर
निकलते रहते हैं। तो ऑप्शन 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 25, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी में ही केवल विधानसभा है। बाकी जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, अभी जम्मू कश्मीर में भी है, बाकी में वहाँ की विधायिका नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो कानून बनते हैं उनका निर्माण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं तब, कब बैठती हैं? उनकी इच्छा होती है? नहीं। दोनों के बीच कोई असहमति होती है? राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो सामान्य विधेयक को लेकर के जब कोई असहमति हो जाती है दोनों सदनों के बीच, तो दोनों की बैठक होती है। दहेज जो विधेयक था 1961 का, उस पर, उसके बाद 1978 का एक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था उस पर, और उसके बाद 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पर संयुक्त बैठक हुई है संसद की। इसका प्रोविज़न आर्टिकल 108 में है, 108 में, और इसकी प्रक्रिया जो है उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है या धन विधेयक है, उस पर कोई बैठक नहीं होती है संयुक्त, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल 14 दिन का अधिकार है और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी होता है। इसलिए सामान्य विधेयक पर ही अमूमन ये वाली बैठक होती है, जिसको संयुक्त बैठक हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 13, 14, 15, 16। तो ये क्वेश्चन चूँकि बहुत पुराना है, इसलिए अभी टेक्निकली गलत हो गया है। अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण है, इसका डिस्कशन जो है कि 1967 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में नई भाषाओं को जोड़ा गया है। अब कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 28, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? तो इसका सही आंसर है सिंधी और संस्कृत। सिंधी और संस्कृत भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में तो सम्मिलित हैं, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से राज्य भाषा के रूप में इन्हें मान्यता नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, वह यह नहीं बनना चाहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। यद्यपि एक बात बताता चलूँ कि भारतीय संसद के अंग की जब बात की जाए तो उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन उसके सदनों की बात की जाएगी तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर ये है कि चूँकि संसद का जो फंडामेंटल वर्क है, जो बेसिक वर्क है, वो है कानून का निर्माण करना, और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते। तो इसलिए चूँकि वह विधि निर्माण की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, तो संसद का भी आवश्यक हिस्सा होता है। संविधान में ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के कितने दिन के बाद तक प्रभावी रहता है? तो आर्टिकल 123, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जब ऐसी परिस्थिति हो कि संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करता है, और इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाई गई विधि का होता है। लेकिन जिस दिन से संसद पुनः समवेत हो जाती है, पुनः सत्र में आ जाती है, उसके 6 सप्ताह के भीतर या तो संसद उस अध्यादेश को अप्रूव कर देती है तो वो एक कानून बन जाता है, अदरवाइज़ वो 6 सप्ताह के भीतर शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। राज्यों में यदि राज्य का राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति को यह निश्चित हो जाए कि किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के आधार पर आर्टिकल 356 में दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, और ऐसे में जो उस राज्य का शासन है उसको
राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति सीधा चलाता है, लेकिन केंद्र में कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में जहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, अमेरिका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है, वहीं भारत में इसका मध्यम मार्ग निकाला गया है। भारत में ना संसद सर्वोच्च है ना न्यायपालिका सर्वोच्च है। यदि ये सवाल पूछ ही लिया जाए कि भारत में कौन सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। सब संविधान के अधीन है, सब संविधान के नियमों से शासित और मर्यादित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। 530 + 20 + 2, 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को संविधान के 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसको आप देखिएगा। तो अधिकतम 20 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि फिलहाल जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है। 530 सदस्य राज्यों से पूरे हैं। इसके बाद 13 सदस्य हैं संघ शासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन से। इसलिए अभी जो अधिकतम है वो 20 है और जो वर्तमान स्थिति है वो 13 की है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष, अवधि निश्चित नहीं। जहाँ तक आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का सवाल है, तो इसका अनुमोदन संसद को 2 माह की अवधि के भीतर करना होता है। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आर्टिकल 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो वो 1 माह के भीतर अप्रूव करना होता है और राष्ट्रपति शासन को 2 माह के भीतर। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियाँ किसे संबोधित की जाती हैं? तो आपने देखा ही होगा कि लोकसभा में जितने भी सदस्य भाषण देते हैं वो अध्यक्ष महोदय करते रहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि वो लोकसभा के स्पीकर को संबोधित रहती हैं। ऑप्शन 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है और वह प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। एक बात और बताता चलूँ कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है केवल उसी को इस प्रक्रिया से हटाया जाता है। बाकी जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। 37, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व और राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 38, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। हाँ, किया जा सकता है और यह व्यवस्था की गई थी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। अब यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो उसकी जो सैलरी है वो कैसे डिवाइड होगी दोनों राज्यों के बीच? तो ये डिवाइड करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। वो जैसे डिवाइड करेगा वैसे ही उसी अनुपात में दोनों राज्यों से उसकी सैलरी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो 6 माह के लिए वैध होता है। राज्यों में आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जो अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए वैध होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है जिसके द्वारा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है? लोकमत तैयार करने की एजेंसियों में चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस, राजनीतिक दल हैं। यद्यपि ये सभी कहीं ना कहीं लोकमत तैयार करने के साधन हैं, लेकिन चूंकि सबसे शक्तिशाली एजेंसी पूछी है तो प्रेस ही इसके निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि जितने भी मुद्दे होते हैं
शासन के, सरकार के, चुनाव के, उन सबको जनता तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो प्रेस ही सबसे ज़्यादा करती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया आजकल सबसे प्रभावी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? हम जानते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं है। इसकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा करता है, और यदि कोई संविधान संशोधन या कोई कानून संविधान की मूल चेतना के विरुद्ध पाया जाता है तो उस हद तक, जिस हद तक वो संविधान को वायलेट करता है, किसी प्रोविज़न को वायलेट करता है, उस हद तक उस कानून को शून्य कर दिया जाता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है 99वां संविधान संशोधन, जिसमें NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की व्यवस्था की गई थी। कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, लेकिन इसको सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक, इसकी जब समीक्षा की गई तो इसको शून्य घोषित कर दिया और पुनः जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अस्तित्व में आ गया। ये व्यवस्था हमने USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ली है। न्याय पंचायत कार्य करता है केवल सभी भारतीय राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघराज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघराज्य क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, कुछ राज्यों और कुछ संघराज्य क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? संपत्ति, वाहन, बिक्री, मनोरंजन कर। तो जो बिक्री कर है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए नगर निगम को इस पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर, जिसको महापौर भी कहते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके द्वारा किया जाता है। नगरपालिका का जो प्रमुख होता है वो नगरपालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। नगर पंचायत का प्रमुख नगर पंचायत अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? आम परिषद, विकास अधिकारी, नगरपालिका आयुक्त, स्थायी समिति। तो इसका सही आंसर है विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत राज आता है इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ये एक सिंपल सा सवाल है, तो ये राज्य सूची में आता है। आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को, जिसको नगर पालिकाएँ नाम से लिखा गया संविधान में, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से लागू होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? आपको पता होगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो उसमें ग्राम स्तर था, एक खंड या क्षेत्र स्तर था, एक जिला स्तर था। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है प्रखंड, ये सही नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखा होता तो और बेहतर होता और सुविधा होती। अशोक मेहता समिति, जिसको 1977 में बनाया गया था जनता सरकार द्वारा, उसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए: ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, कृषकों को वित्त देना, कृषि उत्पादन। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए हैं जिन पर वो कार्य करती है। इसमें कृषकों को वित्त देना शामिल नहीं है, बाकी सब इसमें शामिल होते हैं। हम देखते भी हैं अपने गाँव पड़ोस में ये सब काम पंचायतों को करते हुए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? स्थायित्व, पूर्वानुमेय, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का
अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो इसमें समाचार प्रकाशित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक दल और दबाव समूह में एक टेक्निकल डिफरेंस आपको बताता हूँ। राजनीतिक दल और जो दबाव समूह हैं उसमें काफ़ी समानताएं हैं, बहुत सारे अंतर भी हैं, लेकिन जो एक बहुत बेसिक और मूलभूत अंतर है वो ये है कि राजनीतिक दल सत्ता में आकर सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता से बाहर रहकर ही सत्ता को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने हित में निर्णय कराना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आगे और दोबारा से डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा। बहुत सिंपल है, चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। और कोई दल राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है, इसका निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है, उसके लिए उसने क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लोकतंत्र है लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा दी गई थी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लेकिन A.D. आशीर्वादम ने अपनी किताब में लिखा है कि ये मूलतः अब्राहम लिंकन की परिभाषा नहीं है, बल्कि इसको तो उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के समय गेट्सबर्ग में एक भाषण दिया था, उसमें दोहराया था केवल। तो ये वलियोन नामक एक यूनानी दार्शनिक थे, वलियोन, उनकी परिभाषा है। ऐसा क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है। तो अब्राहम लिंकन के नाम से ही हम इसको मूलतः जानते हैं, अब्राहम लिंकन ही इसमें ठीक भी है अभी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो बहुत सिंपल है, न्यायपालिका जवाबदेह नहीं होती है विधायिका के प्रति, वो लोकतंत्र में स्वतंत्र ही होती है। और ख़ास तौर से जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो डिवीज़न किया गया शक्तियों का संघ और उसकी इकाइयों के मध्य, यदि उसको लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो न्यायपालिका ये तय करती है कि कौन सी शक्ति संघ की है और कौन सी राज्य की है। इसलिए संघात्मक व्यवस्था का बहुत ही आवश्यक लक्षण है ये। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, जिससे वो चुनाव से पहले जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी प्रतिबद्धता इन मुद्दों को लेकर के है, इन विषयों को लेकर के है। यदि वो शासन में आता है, सरकार में आता है, तो इन कामों को करेगा। तो इसका ऑप्शन 3 ठीक होगा, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। एक किताब है 1848 की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको लिखा है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के, और इसका पहला ही वाक्य है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आज तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 56, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 6, 7, 10। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। शुरुआत में इसमें 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी, लेकिन बाद में जो अस्थायी सदस्य संख्या है उसको 6 से 10 कर दिया गया। इसलिए आजकल इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वीटो पावर है सुरक्षा परिषद में, वो स्थायी सदस्यों के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 57, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। वही क्वेश्चन आ गया, कितनी अवधि के लिए, तो इसको आप ही बताइए। 2 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर, पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुटनिरपेक्षता, जियो और जीने दो। तो आपको बताऊं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 1945 में, तो सारी दुनिया है वो वैचारिक आधार पर 2 ध्रुवों में बढ़ जाती है। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था को नेतृत्व देता है अमेरिका, और दूसरी तरफ जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था है उसको नेतृत्व देता है USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि सोवियत संघ। तो इनमें काफ़ी वैचारिक संघर्ष चलता है, काफ़ी गंभीर, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी समय बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, जिनको तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहला विश्व है वो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी जो देश हैं वो है, जिसको हम पहली दुनिया भी कहते हैं। दूसरा जो गुट है वो साम्यवादी गुट है, वो उसका नेतृत्व करता है सोवियत संघ। और जो तीसरी दुनिया है, जो अभी अभी आज़ाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ही, उसमें
एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देश हैं। यद्यपि लैटिन अमेरिका के देश पहले ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव में थे, इसलिए उनको भी वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो इसी समय मुक्त होने का अवसर मिला। इन सभी को मिला करके हम तीसरे विश्व के नाम से जानते हैं। तो जो तीसरे विश्व के देश थे, उन्होंने इन दोनों गुटों के साथ सकारात्मक संबंध रखते हुए एक नई नीति को जन्म दिया और उस नीति का नाम दिया गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसमें 3 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके नाम हैं नेहरू, नासिर और टीटो। तो इन्होंने क्या किया, एक नई विचार दिया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी दोनों जो गुट हैं उनसे निरपेक्ष रहेंगे, उनसे सकारात्मक संबंध रखेंगे, लेकिन किसी का भी पक्ष पोषण हम लोग नहीं करेंगे और अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करेंगे। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है और गुट निरपेक्षता को भारत में जो मतलब सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसको व्यवहार में भी उन्होंने ही भारतीय विदेश नीति में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता, सह अस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप, एक दूसरे के क्षेत्र में संप्रभुता का पारस्परिक आदर। तो पंचशील 5 सिद्धांतों का एक समुच्चय है, गुट निरपेक्षता इसमें शामिल नहीं है। और ये भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर जो संबंध हैं उनको लेकर एक समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, उसी को हम पंचशील के नाम से जानते हैं। आचरण के 5 नियम। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो गुटनिरपेक्षता की हम बेसिक पृष्ठभूमि जान चुके हैं। इसका जो पहला अधिवेशन है, सम्मेलन है, वो 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था।